सुनील और आसिफ दो दोस्त थे। वो दोनों एक ही गांव में रहते थे और एक साथ बांस काटने जाया करते थे। हमें जंगल की निचली ओर जाना चाहिए। वहां बहुत सारे बड़े बड़े बांस के पेड़ हैं, लेकिन वहां जाने के लिए हमें नदी पार करना होगा। पर अगर आते वक्त नदी में बहाव ज्यादा रहा तो हम लौटेंगे कैसे? हम तभी उस ओर जाएंगे जब नदी का बहाव कम हो और जल्दी जल्दी बांस काट कर लौट आएंगे। ज्यादा लंबी बांस से ज्यादा पैसे मिलेंगे, वो सोचो। ये भी ठीक है, तो कल ही चलते हैं। अगले दिन से सुनील और आसिफ निचले जंगलों में पहुंचे। यहाँ कितने मोटे मोटे बांस हैं और लंबे भी। व्यापारी इनके बहुत अच्छे दाम देंगे। हाँ, उम्दा बांस पाकर दोनों बहुत खुश थे। वे लोग उन बांस को अपने गांव ले आए। वाह वाह, बहुत दिनों बाद ऐसे बांस देखे हैं। अब इनके दाम भी अच्छे लगाना। हाँ हाँ, एक बांस के 200 रुपए। तुम दोनों 5 बांस लाए हो, इनके हुए 1000। 1000 पाकर दोनों बहुत खुश थे। वो पैसे दोनों ने आपस में बांट लिए। रोज छोटे छोटे बांस से बस 300 रुपए की कमाई होती थी, आज 500 रुपए की। अब तो हम जंगल के निचले हिस्से में जाया करेंगे। हाँ, उस दिन से वो दोनों नदी पार करके ही बांस लाया करते थे और व्यापारी भी उन्हें अच्छे पैसे दिया करता था। एक सुबह दोनों दोस्त जाने के लिए निकले थे। भाई, माँ ने कहा है कि बाजार से कुछ चावल और मसाले लाने हैं और मुझे पनीर भी लेना है। तो चल पहले बाजार चलते हैं, फिर वहां से नदी पार जाएंगे। हाँ, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। दोनों बाजार पहुंचे और उन्हें जो जो सामान लेना था उन्होंने खरीद लिया। देख दोस्त, कितना ताजा पनीर मिला है। आज रात तो मेरी दावत है, मैं भी आऊंगा खाने। आ ना, तुझे कभी मना किया है क्या? चल अब नदी पार चलते हैं, बांस काट कर बेचना भी तो है। हाँ हाँ। और वो दोनों निचले जंगलों की ओर बढ़ गए। हमेशा की तरह उन दोनों ने नदी पार की और फिर जंगल में पहुंच गए और बांस काटने लगे। लेकिन अचानक बरसात शुरू हो गई। हमें घर लौटना चाहिए, नदी में पानी बढ़ने लगेगा। हाँ, बस ये एक बांस और काट लेते हैं। हाँ। बरसात और तेज हो गई। कुछ ही देर में उनका बांस कट गया और वो लोग बांसों को इकट्ठा करके नदी के रास्ते बढ़ने लगे। पर नदी में तूफान था। नदी में पानी बहुत ज्यादा है दोस्त। इतने उफान में नदी पार करना सुरक्षित नहीं है। हाँ, हम कुछ देर जंगल में इंतजार करते हैं। हाँ, उस ओर जो गुफा है वहीं इंतजार कर लेते हैं। दोनों गुफा की ओर गए। गुफा में पहले से कुछ सूखी लकड़ियां थी। इनको जला देता हूँ, थोड़ी गर्मी रहेगी। आसिफ ने जो सामान खरीदा था उसमें माचिस भी था। आसिफ ने उन सूखी लकड़ियों को आग लगा दी और दोनों दोस्त आग सेकने लगे। बहुत भूख लगी है यार, मुझे भी। सुन, हम कुछ बना लेते हैं। वैसे भी थोड़ा बहुत राशन तो हमारे पास है ही, पर हम कैसे बनाएंगे? हमारे पास बर्तन तो नहीं है। तभी आसिफ का ध्यान बांस पर गया। हमारे पास बम्बू तो है, बम्बू के अंदर खाना पका सकते हैं। कैसे? तुमने बम्बू बिरयानी नहीं सुनी? नहीं, बम्बू में बिरयानी भी बनती है, पर हमारे पास मांस कहाँ है? मांस नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास पनीर तो है। पनीर बिरयानी बना लेते हैं। पर कैसे? तू देखता जा। आसिफ ने 2 बांस के टुकड़े काटे। उसके पास जो चावल थे वो धो दिए। बाम्बू में चावल, मसाले, पानी, नमक और पनीर डाल दिया। फिर बाम्बू की एक ओर पेड़ के पत्तों को भर के बाम्बू को बंद कर दिया और फिर उन सबको अच्छे से हिलाकर जलती हुई आग में रख दिया।
अब बस 20 मिनट में हमारी बम्बू बिरयानी तैयार हो जाएगी। देखते हैं। बाम्बू आग में अच्छे से सेकने लगे और जब बाम्बू पूरी तरीके से जल गए तो बहुत ही सौंधी सुगंध गुफा में फैल गई। लगता है बिरयानी तैयार हो गई है दोस्त। आसिफ ने वो बाम्बू बाहर निकाले और 2 केले के पत्ते लगा दिए और जैसे ही बाम्बू थोड़े ठंडे हुए और बिरयानी केले के पत्तों पर निकाल ली। दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट है। अब जैसी भी हो, भूख लगी है, खाते हैं, चल। दोनों ने बिरयानी चखी और दोनों मंत्रमुग्ध हो गए और फिर दोनों बड़े चाव से बाम्बू बिरयानी खाने लगे। भाई, तू तो ऐसी लाजवाब बम्बू बिरयानी बनाता है ना कि क्या बोलूं। शुक्रिया। तुझे तो ये बिरयानी बेचनी चाहिए दोस्त। कहाँ मेहनत मजदूरी कर रहा है। इस बिरयानी को मशहूर होने में वक्त नहीं लगेगा। सच में? हाँ, तू कहे तो साथ में ढाबा खोलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब बरसात थमी, नदी का पानी कम हुआ तो दोनों दोस्त सारे बांस लेकर अपने गांव आ गए, पर आज उन्होंने बांस बेचे नहीं। अगले दिन आसिफ और सुनील ने गांव के नुक्कड़ पर अपनी दुकान लगाई। गांव वाले अचंभे में थे कि आखिर ये लोग बांस में क्या बेच रहे थे। अरे बेटा, ये क्या है? ये बम्बू बिरयानी है काका, पनीर की। बम्बू बिरयानी? जरा हमको भी खिलाओ। गांव के लोगों ने पहली बार बाम्बू बिरयानी चखी। अरे वाह, क्या कमाल स्वाद है आसिफ भाई। ऐसी बिरयानी जिंदगी में नहीं खाई। मजा आ गया। आसिफ और सुनील की बाम्बू बिरयानी गांव में मशहूर हो गई। ग्राहक कतार में खड़े रहकर बाम्बू बिरयानी खाने लगे। आसिफ और सुनील की आमदनी कई गुना बढ़ गई। और फिर क्या था, सुनील और आसिफ ने मजदूरी छोड़कर बाम्बू बिरयानी बेचना शुरू कर दिया। वो लोग दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगे। दूर दूर से लोग उनकी बाम्बू बिरयानी खाने के लिए आने लगे और देखते ही देखते उनका गांव में बहुत बड़ा होटल बन गया और दोनों अमीर भी बन गए। सोचा नहीं था कि कभी ये सब भी होगा। मैंने भी बिल्कुल नहीं सोचा था दोस्त। उस दिन वो बारिश हमारी किस्मत बदलने के लिए आई थी। हाँ, ना उस दिन बारिश आती और ना हम फंसते और ना ही हम कभी बम्बू बिरयानी बनाते। दोस्त, ये सब पहले से लिखा हुआ था। विधाता पहले से ही सबकी किस्मत लिख देता है। हम तो बस मोहरे हैं जो उसकी राह पर चलते हैं। बिल्कुल। बाम्बू बिरयानी ने आसिफ और सुनील की किस्मत बदल दी और उन दोनों को जिंदगी की बहुत बड़ी बात समझ आई। परेशानियों से ही नए रास्ते मिलते हैं और न जाने कब किस्मत कौन सा मोड़ ले ले। अब्दुल मियाँ की मौत के बाद उनके तीनों बच्चे अनाथ हो गए। अब उनके सर पर बाप का साया नहीं था। अब क्या होगा? कैसे हमारा घर चलेगा? दो जवान बेटियों की शादी भी करनी है। या अल्लाह, कुछ तो रहम कर। अम्मी, अब हमें ही बाहर जाकर काम करना होगा। पर तू क्या काम कर सकती है? मुझे तो बस एक ही काम अच्छे से आता है, खाना बनाना। क्यों ना हम एक बिरयानी सेंटर खोलें? पर उसमें तो बहुत पैसे लगेंगे आपा। पैसों की चिंता मत करो, मेरे ये गहने कब काम आएंगे। और एक बार सब कुछ ठीक हो जाए तो तुम लोग इसे मिलकर छुड़ा लेना। पर अम्मी, अब्बा ने ये आपके लिए खरीदे थे। बेटा, मेरी पहली जिम्मेदारी तुम सब हो। गहनों का क्या है, वो तो वापस भी बन जाएंगे। ठीक है। शिफा ने अपनी अम्मी के गहने ले लिए और उन्हें गिरवी रखकर उसे 20,000 रुपए मिले। उन पैसों से उन लोगों ने छोटा सा ठेला खरीद लिया और तीनों भाई बहन मिलकर उस ठेले पर काम करने लगे। ले लो गर्मा गर्म बिरयानी, जायका ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। ले लो गरम गरम बिरयानी। कई लोगों ने उनके ठेले की बिरयानी चखी और सभी को वो बिरयानी अच्छी लगी। वाह, क्या बिरयानी है, हमने कभी इतनी स्वादिष्ट बिरयानी नहीं खाई। हाँ, बहुत अच्छी बिरयानी है।
शुक्रिया भाईजान, ये हमारी अम्मी का नुस्खा है, हमारी अम्मी की स्पेशल बिरयानी। बहुत अच्छी है। और देखते ही देखते उनका बिरयानी का ठेला चल पड़ा। अब लोगों की भीड़ लगने लगी। मुझे 2 बिरयानी पार्सल देना। ठीक है। मुझे भी दो। अब नदीम को लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं थी। ठेले पर इतनी भीड़ रहती थी कि तीनों भाई बहन मिलकर ऑर्डर दिया करते थे। ये लीजिए आपका ऑर्डर। ये आपका। ये आपका। 1 महीने बाद शिफा अपने कमाए हुए रुपए गिन रही थी। ये लीजिए अम्मी, इस महीने का मुनाफा 20,000 रुपए। क्या? आपने सही सुना, 20,000 रुपए। इतने सारे पैसे? हमारी बिरयानी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती है अम्मी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने मेरे बच्चों को कामयाबी अता फरमाई। शुक्रिया। अम्मी, अगले महीने ही आपके गहने छुड़वा लेंगे हम, इंशाल्लाह। आज शिफा का परिवार बहुत खुश था। उनके अब्बा के इंतकाल के बाद पहली बार उनके घर में कुछ अच्छा हो रहा था। तीनों भाई बहन ने अपनी मेहनत जारी रखी और दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगे। ये सब हम तीनों की एकता की वजह से हो रहा है। बिल्कुल आपा। और हम हमेशा एक ही रहेंगे। हाँ, हमेशा। कुछ महीनों में तीनों ने ठेले से होटल बना लिया। नदीम काउंटर पर बैठा करता और शिफा और सना बिरयानी पकाया करती। नदीम भाई, वही स्वाद है ठेले वाला। बिल्कुल, यही तो हमारी अम्मी का नुस्खा है। भाईजान, जायका कभी नहीं बदलेगा। लोग अक्सर इनकी बिरयानी के स्वाद की तारीफ किया करते थे। धीरे धीरे इन्हें पार्टीज के केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने लगे। भाई, मेरे घर कल एक पार्टी है, 100 लोगों की बिरयानी चाहिए। जी बिल्कुल मिलेगी ना, पर वही स्वाद चाहिए जो हम यहाँ खाते हैं। बिल्कुल वही जायका रहेगा। आप बेफिक्र होकर ऑर्डर दे जाइए। तीनों भाई बहन बहुत खुश थे कि उनका कारोबार बड़ा होता जा रहा था। फिर एक दिन क्या हुआ, ये ऑर्डर अब तक गया नहीं। वो कादरी साहब के घर में निकाह था, पर किसी कारण से वो निकाह टूट गया, तो अब ये खाना नहीं जाएगा। या अल्लाह, बहुत बुरा हुआ। तुम एक काम करो, ये खाना गरीबों को खिला दो, कम से कम कादरी साहब की दुआ मिलेगी। ठीक है आपा। अपनी बड़ी बहन के कहने पर नदीम ने सारी बिरयानी फकीरों में बांट दी, पर उसका मन नहीं था। जब वो होटल लौटा तो सना वहीं थी। आपा कहाँ हैं? वो तो घर गई हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपा ने इतनी सारी बिरयानी गरीबों में बांटने को क्यों बोल दी। क्या बोल रहे हो तुम? सना आपा, आज कादरी साहब के घर पर निकाह था। उन्होंने 300 लोगों की बिरयानी का ऑर्डर दिया था, लेकिन किसी कारण से उनके घर का निकाह टूट गया, तो अब बिरयानी बच गई थी। मैं सोच रहा था कि हम बिरयानी बेच देंगे, पर आपा ने बोला कि सारी बिरयानी गरीबों में बांट दो। ये तो सही फैसला नहीं हुआ। हम उस बिरयानी से भी पैसे कमा सकते थे आपा। हाँ बिल्कुल, हमारी आपा बहुत नेक दिल है, इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि जब हमें बिरयानी के पैसे मिल गए हैं तो क्यों ना बिरयानी गरीबों में बांट दी जाए। पर उन्हें दुगने मुनाफे का ख्याल आया ही नहीं होगा। हो सकता है। तभी शिफा वहाँ आई और सना और नदीम ने अपनी बातचीत बंद कर दी। सारी बिरयानी गरीबों में बांट दी ना? हाँ हाँ बिल्कुल। कम से कम कादरी साहब को दुआएं मिले, अभी उन्हें दुआओं की खास जरूरत है। जी। सना और नदीम अपनी बड़ी बहन के फैसले से सहमत नहीं थे। खैर, उनका कारोबार चलता रहा। उन्हें और भी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले। उनका होटल भी अच्छा चल रहा था। फिर कुछ महीनों बाद एक और ऑर्डर कैंसिल हो गया। नदीम, अंसारी जी का ऑर्डर कैंसिल हो गया है, तुम ये सारी बिरयानी गरीबों में बांट दो। ठीक है आपा। नदीम ने हाँ तो कह दिया, पर उसका मन नहीं था। बड़ी बहन के घर जाने के बाद सना और नदीम बातें करने लगे। क्या हम ये बिरयानी बेच नहीं सकते? अभी तो रात के 10 बज गए हैं, अब शायद ही ग्राहक आएंगे। एक काम करते हैं, इसे अंदर रख देते हैं, कल पहले यही बेचेंगे। हाँ हाँ, ये सही होगा। दोनों भाई बहन ने मिलकर वो बिरयानी छुपा दी। अगले दिन उन लोगों ने पहले वो बिरयानी बेची और वो दोनों बहुत खुश थे कि मुनाफा दुगना हो रहा है, और शिफा इस बात से अनजान थी। फिर क्या था, जब भी कोई ऑर्डर कैंसिल होता, अगले दिन वो बिरयानी सना और नदीम होटल में बेचा करते थे।
ये सिलसिला काफी महीनों तक चलता रहा। एक दिन ये बासी बिरयानी एक रेगुलर कस्टमर की प्लेट में आई। नदीम भाई, कुछ तो गड़बड़ है, बिरयानी में वो स्वाद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हम तो हमेशा से वैसी ही बिरयानी बना रहे हैं। ठीक है। धीरे धीरे सारे कस्टमर्स को बिरयानी की गड़बड़ समझने लगी और उन्हें वो स्वाद पसंद नहीं आ रहा था। अचानक उनके होटल में ग्राहक कम हो गए। तभी शिफा सोच में डूब गई। अचानक ऐसा क्या हो गया? हमारे ग्राहक टूट क्यों रहे हैं? ऐसा चलता रहा तो कैसे चलेगा? नदीम को अपनी गलती समझ में आई। वो अपनी आपा के सामने रोने लगा। मेरी गलती है, मैंने और सना आपा ने बासी बिरयानी ग्राहकों को खिलाई। क्या? नदीम ने अपनी आपा के सामने सारी गलती कबूल की। ये तूने क्या कर दिया? ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में धंधा ही तोड़ दिया। अब हम कैसे ग्राहकों को वापस लाएंगे? हमें माफ कर दीजिए आपा। हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तुम्हारे लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तीनों सोचने लगे कि अब वो लोग क्या कर सकते हैं। और फिर अगले दिन शिफा को एक रास्ता मिल गया। शिफा ने एक बोर्ड लिखवाया, हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती की वजह से आपको बासी बिरयानी खानी पड़ी। हम शर्मिंदा हैं, इसलिए अगले एक हफ्ते तक हम सबको फ्री में बिरयानी खिलाएंगे। ये बोर्ड शिफा ने होटल के बाहर लगा दिया। कस्टमर्स ने बोर्ड पढ़ा और वो फ्री की बिरयानी खाने होटल में आ गए और एक बार फिर उन्हें ताज़ी बिरयानी का स्वाद पसंद आने लगा। ये तो बिल्कुल पहले जैसी है। हाँ हाँ, मजा आ गया। भले ही उनको एक हफ्ते फ्री में बिरयानी खिलानी पड़ी, पर उनकी मुश्किल का हल निकल गया। उनके ग्राहक लौट आए और सना और नदीम को समझ में आ गया कि लालच बुरी बला है। एक बार फिर अम्मी की बिरयानी चल पड़ी। पड़ोस की पिंकी नई साड़ी लेकर आई है, लेकिन आपने तो मुझको अभी तक एक भी नई साड़ी नहीं दिलवाई। अरे जितना कमाता हूँ उतना तुम्हें लाकर दे देता हूँ। घर का खर्चा तुम ही तो चलाती हो। हाँ ठीक है, आप मुझे कमाई लाकर देते हैं, पर ये तो देखिए कि लाकर कितना देते हैं। उसमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी का ही गुजर बसर हो पाता है। इस झोपड़ी में रहते रहते कितना समय हो गया है, पर वही सूखी रोटी खाने को मिलती है। अरे अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? जितनी कमाई हो सकती है उतना कमा लेता हूँ। ढाबे पर ही तो काम करता हूँ। मालिक जितना देता है उतना तुम्हें लाकर दे देता हूँ। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पर आप तो अपनी गुलामी से बाज ही नहीं आते। आपको वही ढाबा मिला है क्या काम करने के लिए? अरे तुम अपने काम से काम रखो। मैं काम कर रहा हूँ ना, खाली तो नहीं बैठा। सीमा की शादी को कुछ समय बीत गया था। रामू उसको सारी खुशियाँ नहीं दे पा रहा था, इसलिए सीमा हमेशा चिड़चिड़ी रहा करती थी। और ऊपर से उसके पड़ोस में जब कोई नई चीज खरीद लेता तो उसके मन में उससे घृणा पैदा हो जाती और वो सारी घृणा अपने पति रामू पर आकर निकाल देती थी। एक दिन की बात है, रामू अपने ढाबे पर काम कर रहा था। ए क्या रे, इतनी देर से टेबल नंबर 24 का ग्राहक पुकार रहा है। ध्यान कहाँ रहता रे तेरा? सुनाई नहीं दिया, मैं अपने काम में मशगूल था। अरे आजकल तेरा ध्यान ना जाने कहाँ रहता है। इस तरह से तो बिल्कुल नहीं चलेगा बेटा। मतलब? एक काम कर, तू अपना है ना हिसाब कर ले और कहीं और जाकर काम देख ले। लेकिन मैं तो आपके ढाबे पर बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो भला? अरे दरअसल बात यह है कि मेरी बीवी का भाई यानी मेरा साला गांव से आया है। उसको काम धंधा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो मेरे काम में हाथ बटाना चाहता है। अब 2-2 कारीगरों को तो मैं रख नहीं सकता, इसलिए तुझे यहाँ से जाना होगा। मालिक आप तो जानते हैं मैं तंदूरी रोटी बहुत अच्छी बनाता हूँ और साथ में मिसल भी। अरे मैं जानता हूँ, मिसल की वजह से ही मेरे यहाँ पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, परंतु अपने साले को भी मना नहीं कर सकता ना। तू तो जानता ही है कि साले को मना करना आफत मोल लेना है। अगर मैंने उसको मना कर दिया तो मेरी बीवी मुझे जीने नहीं देगी, इसलिए तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा बेटा। अब चाहे लाभ हो या घाटा, ये मुझे करना ही होगा। रामू वहाँ से मुंह लटका कर चला जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो काम करे तो क्या करे। करूं तो क्या करूं? सीमा तो वैसे ही मुझसे लड़ती रहती है। घर के खर्चे के लिए उसके पास पैसे कम पड़ जाते। अब अगर उसे पता चला कि मेरी नौकरी चली गई है
तो जाने वो क्या कहेगी। रामू वहाँ से उदास होकर निकल रहा होता है। तभी उसको उसका बहुत पुराना दोस्त अमित मिलता है। अरे अमित, तू यहाँ? हाँ, मेरी नौकरी लग गई है, पर वो इस गांव से दूर है। तू बता, ना उदास होकर कहाँ जा रहा है? इतने समय बाद मिला है, फिर भी ऐसी दशा में। रामू उसको सारी बात बता देता है। देख यार, मेरे पास एक तंदूर रखा हुआ है जो किसी काम का नहीं है, और मुझे काम के सिलसिले में यहाँ से दूर जाना पड़ रहा है। तो एक काम हो सकता है, तू मेरा तंदूर ले ले और अपना एक नया काम शुरू कर ले। ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही। अगर मुझे तंदूर मिल जाए तो मैं मिसल पाव बनाकर बेच सकूंगा। चल ठीक है, मैं तुझे तंदूर देता हूँ। रामू अमित का तंदूर ले आता है और सीमा को सारी बात बताता है। सीमा भी इस बात पर बहुत दुखी होती है कि उसकी नौकरी चली गई, पर अब वो बात समझकर रामू से कहती है, चिंता वाली बात तो है कि आपकी नौकरी चली गई, परंतु अच्छी बात ये है कि हमें तंदूर मिल गया। ये लीजिए, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे थे। अरे अच्छा हुआ तुमने पैसे बचा कर रखे। आज यही पैसे हमारे काम आएंगे। मैं इन पैसों से मिसल बनाने का सामान लेकर आता हूँ। रामू उन पैसों से मिसल का सामान ले आता है। फिर वो मिसल बनाता है और बाजार में अपना एक ठेला लगाता है, परंतु उसका एक भी मिसल पाव नहीं बिकता, जिसकी वजह से वो बेहद निराश हो जाता है। आप चिंता क्यों करते हैं? अभी लोगों को आपके हाथों के हुनर का अंदाजा ही नहीं है ना। जिस दिन वो लोग इसका स्वाद चखेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छा मिसल पाव बनाते हैं। धीरे धीरे रामू के ठेले पर लोग आने लगते हैं और उनको तंदूरी मिसल पाव बेहद पसंद आता है। ये देखकर रामू और सीमा बहुत खुश हो जाते हैं। सीमा, तुमने सही कहा था। मैं अगर उस ढाबे पर रहता तो मैं कभी इतनी तरक्की नहीं कर पाता, और मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे हाथों में भी हुनर है। मैं यूं ही आपसे थोड़ी ही लड़ती थी। मैं चाहती थी कि आप तरक्की करें, और देखिए आज हर कोई आपके हाथ की तंदूरी मिसल पाव खा रहा है। मैंने ये काम एक ठेले से शुरू किया था, और आज मेरे पास एक पक्की दुकान है और उस पर भी भीड़ लगी रहती है। ये देखकर बहुत खुशी होती है। रामू दिन पर दिन तरक्की किए जा रहा था। एक दिन उसके पास एक ग्राहक आया जो देखने में सेठ लग रहा था। अरे भाई, सुना है तुम मिसल पाव बहुत ही अच्छे बनाते हो। क्या डालते हो उसमें? बस अपना प्यार डालता हूँ, वही सबको पसंद आता है। इस प्यार की हमें भी जरूरत है। मैं समझा नहीं। अरे भाई, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना तंदूरी मिसल पाव मेरी बेटी की शादी में बनाओ। क्योंकि लड़के वाले बहुत दूर से शादी करने आ रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई भी शिकायत करने का मौका मिले। मैं भारत के सभी व्यंजनों को चुन चुन कर अपनी बेटी की शादी में रखवाना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपकी बेटी की शादी में अपना तंदूरी मिसल पाव जरूर बनाऊंगा, क्योंकि ये हमारे भारत की शान का सवाल है। ये मेरे लिए गर्व की बात होगी कि बाहर देश के लोग हमारे देश में खाना खाने आए और हमारे सभी व्यंजनों को पसंद करें। अरे इसीलिए तो मैं देश के कोने कोने से चुनकर व्यंजनों की भरमार करना चाहता हूँ। उन्हें अपने भारत के दर्शन कराना चाहता हूँ। आप चिंता ना कीजिए, मैं इसमें आपका पूरा सहयोग करूंगा। रामू सेठ की लड़की की शादी में तंदूरी मिसल पाव बनाता है, जो कि शादी का एक केंद्र बन जाता है। सब उसका तंदूरी मिसल पाव बहुत पसंद करते हैं और तारीफों के पुल बांध देते हैं। अब रामू का व्यापार बहुत दूर दूर तक फैलने लगा था और अब उसकी कई शहरों में दुकान बन गई थी।